क्लास की इश्यूज इधर रिजॉल्व हो जाएंगे और इस क्लास की इश्यूज इधर रिजॉल्व हो जाएंगे। इस क्लास को कोई नहीं जरूरत कि इस क्लास की इश्यूज रिजॉल्व करें। बात समझ आ रही? तो हमने इसमें क्या करना है, z वेरिएबल सिर्फ बनाना है और हमारे पास प्रिंट होगा। सो इफ आई डू नॉट राइट प्रिंट, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रिंट मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं p3, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा x, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास बनेगा y, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास प्रिंट का फंक्शन मौजूद है। ठीक है, सो और इसका स्कोप क्या होगा, मेरे पास p2 वाला स्कोप है। बात समझ आ रही है? सो दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट जो कि पहले पेरेंट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर हमारे पास क्रिएशन ऑफ p2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट वो चाइल्ड क्लास बनेगा। चाइल्ड क्लास में हमारे पास क्या होगा, z होगा हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज z और इसका स्कोप क्या होगा, मैं पूरा लिख नहीं सकता इसलिए मैं p3 करके लिख रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली 0.3d डबल कॉलन। ठीक है, सो दिस इज डबल कॉलन हमारे पास उसका स्कोप है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रिंट मौजूद है, एक ही प्रिंट मौजूद है। सो इफ आई राइट p3 डॉट प्रिंट, ठीक है, सो ओनली वन प्रिंट इज अवेलेबल एंड दैट इज x एंड y, और वो हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, 0 0 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहां पर क्या हो रहा है, अगर असल में क्या कॉल हो रहा है, मैं इसको सो फर्स्ट दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और इस कंस्ट्रक्टर से यहां पर जब कॉल हुआ तो इसने क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सो पॉइंट 2 पॉइंट्स आर प्रिंटेड, फिर आफ्टर दैट z इज इनिशियलाइज्ड एंड दिस प्रिंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स ही प्रिंट हुए। ठीक है, और जब डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारे पास ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, तो इसने पहले ये वाला प्रिंट कॉल किया और फिर उसने अपने पेरेंट को कॉल किया, तो इस वजह से हमारे पास इतने आउटपुट आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये कॉल किया तो बिफोर द डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन हमारे पास एक अदद एक्स्ट्रा 0,0 मौजूद होगा। ठीक है, सो यू कैन सी कि हमारे पास ये एक अदद एक्स्ट्रा प्रिंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये वाला प्रिंट कॉल कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर अब क्या हो गया कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इस प्रिंट को ऐसे लिखना है, मैंने आपको अभी बताया था कि दिस पेरेंट क्लास शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट और हैंडल जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसने सॉल्व करने, पॉइंट 2d ने वो इसने सॉल्व करने। ठीक है, तो हमारे पास इधर प्रिंट का फंक्शन भी इसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जब ये इस तरह अप्रोच से आप कोडिंग करेंगे तो मेंटेनेबिलिटी तो ठीक होगी, साथ में रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी। सो रीयूजेबिलिटी हमारे पास क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कॉल करूंगा पॉइंट 2d डबल कॉलन। ठीक है, एंड दिस विल कॉल द पेरेंट क्लास प्रिंट, और एक्स्ट्रा काम क्या है मेरे पास, सी आउट z। ठीक है, और मैं इधर एंडल अगर इसमें डाल दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा। सो देयर आर 3, अगर मैं इसको क्या कर दें, कॉमा डबल कोट कॉमा, सो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली दिस प्रिंट इज कॉलिंग। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास, और गौर करें डिस्ट्रक्शन में भी क्या हो रहा है, पहले ये डिस्ट्रक्टर आपको लग रहा था पिछली मर्तबा कि ये वाला प्रिंट कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, या ये वाला हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है वो बाद में बना है, तो डिस्ट्रॉय भी पहले होगा। बिल्कुल कंपोजिशन वाला रूल इसमें चलता है। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन और इनहेरिटेंस अगर साथ में आ जाए, यानी यहां पर ए हमारे पास बन जाए
तो ये बाद में बनेगा और उससे पहले पेरेंट बनेगा, ठीक है। आबा अजदाद पहले बनते और फिर उसके बॉडी पार्ट्स बनते, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस में जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर और डिस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की ज्यादा होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास ओवररिडन मेथड। तो हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था ओवररिडन मेथड। सो व्हाट इज ओवररिडन मेथड? के द नेम ऑफ द function is identical. So what does identical mean? कि name of the function is same, their attributes are same और उसके data type भी same हो, ठीक है। So this is not identical print, बात समझ आ रही है? X, ठीक है। So this is overloading, ठीक है। कोई बता सकते हैं ये overloading कैसे हो रही है, कहां पर overloading हो रही है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नहीं सर, कौन सी 2D के स्कोप प्रिंट में? और 3D के प्रिंट में। हाँ, क्योंकि ये पब्लिकली इधर आ जाएगा, तो यहां पर जब दो प्रिंट होंगे तो उसमें दोनों प्रिंट में एक प्रिंट विद इंट एक्स होगा और एक प्रिंट होगा हमारे पास। सो वहां पर हमारे पास ओवररिडन मेथड नहीं हुआ। वो बात समझ आ रही है? क्या हुआ? वो ओवररिडन मेथड नहीं बना। ओवररिडन मेथड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। और आइडेंटिकल हमारे पास तभी हो सकता है जब वो डिफरेंट स्कोप में हो। अगर मैं एक ही स्कोप में एक जैसे नाम के वेरिएबल बना लूं या फंक्शन बना लूं तो दिस इज एन एरर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकता है? ओवररिडन मेथड में वो डिफरेंट स्कोप में होनी चाहिए, इनहेरिटेड क्लास के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर उनका आइडेंटिकल होना चाहिए, तब वो ओवर रिडन मेथड बनेगा, ठीक है। कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई वी नीड ओवर रिडन मेथड? कैन एनीवन टेल मी? प्रैक्टिकली हमने लास्ट टाइम भी काफी इसकी एग्जांपल्स देखी थी, उन्हीं में से कोई रिपीट कर दें। सो why we need overridden method? Why not print A and print B? सर एक फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करता है, डिपेंड्स ऑन उसको कौन सी क्लास कॉल कर रही है। देखिए ना, यहाँ पर मैं इसको print A नाम दे देता हूँ, print 1 कह देता हूँ, इसको print 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो यूं मैंने क्यों नहीं किया? सर बात समझ आ रही है? अगर मैं इस तरह कर देता हूं तो क्या हो जाता है? कोई फर्क आ जाएगा? सर वो क्लास के लिए आज से हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से कौन सी चाइल्ड क्लास में हम और हमने कौन सा प्रिंट का फंक्शन कॉल नहीं नहीं, क्या मतलब है? अगर मैं इसको अलग कर दूं तो मैं नहीं बता सकता। नहीं सर, लेट्स से बहुत सारी इनहेरिटेंस है ना, 3 4 5 3 4 5 10 15 हो, मैं तो बता सकता हूं ना। पॉइंट 2D का डबल कॉलन प्रिंट 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट 1 कर देता हूं, ठीक है, और इसको प्रिंट 2 कर देता हूं, ठीक है। सो सर वो आपने बोल्ड की एग्जांपल दी थी पिछले, उसमें बोल्ड का नाम पहले भी सेम था और अब भी सेम है। हाँ, सो आगे इसको बताएं कैसे होगा, इसको आगे एक्सप्लेन करें। बोल्ड की जो एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है, आप देख लें, पेंट है आपके पास। सो यहां पर फॉर एग्जांपल हम इसी को ही देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। रीडू या अनडू का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कट का ऑप्शन मौजूद है। तो आप देखेंगे कि विंडोज पेंट जो 2003 में या 95 में आप देखें तब भी उसका यही सिंबल है, उसका यही नाम है और उसका यही शॉर्टकट है। Ctrl+X ही उसका शॉर्टकट है, Ctrl+C ही उसका शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस वर्जन के अंदर जब क्लिक करूंगा तो कौन सा कॉल होगा? पेरेंट वाला कॉल होगा, यानी 2003 वाला फंक्शन कॉल होगा, या इसका लेटेस्ट फंक्शन कॉल होगा? बात समझ आ रही है? कोई बता सकता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मैं भी 2026 वाला वर्जन अगर मेरे पास है तो मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो कौन सा वर्जन कॉल होगा? तो नया वाला वर्जन कॉल होगा। बात समझ आ रही है? और अगर वो नया वाला वर्जन के जब कॉल हुआ तो क्या होगा? लेकिन फाइल हमारे पास कौन सी थी? वो पुराने वर्जन की थी। यानी ये वाली फाइल जो मैंने बनाई है, ये अनटाइटल्ड पेंट, बात समझ आ रही है?
ये मेरे पास क्या है, ये मैंने फाइल बनाई थी 2003 वर्जन पे, वो मैंने यूएसबी से या ईमेल से मैंने क्या कर दिया, अपने नए लैपटॉप में उसको डाउनलोड किया, जिसमें 2026 का वर्जन पेंट मौजूद है। अब मैंने ओपन किया तो फाइल मेरे पास तो पुरानी थी, ठीक है। तो जब मैं यहां पर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास कट का ऑप्शन आ रहा होगा, सेम ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास डिफरेंट होता तो फिर मेरे पास क्या होता, ठीक है, फर्क फिर आ जाता कि जब नया वर्जन हमारे पास आएगा तो उसमें दो कट होंगे, एक कट 1 होगा और एक कट 2 होगा, जैसे यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, देखिए मैंने .2d तो बनाया नहीं है, मैंने तो .3d बनाया, नया वर्जन बनाया। तो इसमें मेरे पास प्रिंट 1 है और प्रिंट 2 दोनों आ रहे होंगे, लेकिन जब मैंने इसके नाम एक जैसे रखे तो मेरे पास एक ही फंक्शन का नाम आ रहा होगा, प्रिंट नाम आ रहा होगा। सो दिस इज एक्चुअली प्रिंट, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी इख्तियार है कि आई कैन चेंज द एक्सेस, आई कैन कॉल .3d डबल कॉलन, सो इट इज द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन वाला कॉल करेगा, लेकिन अगर मैं इसको 2D कर दूं तो 2D वर्जन भी कॉल हो सकता है। मेरे पास दोनों के इख्तियार मौजूद हैं। आप देखें कि यहां पर मेरे पास पुराने वाला प्रिंट कॉल हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने पुराना कोड लिखा था। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से देखें। पुराने वाले वर्जन में हमारा कोड एफिशिएंट नहीं था, या वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, या वो बहुत मेमोरी हंग्री था, ठीक है। सो हाउ कैन आई इंक्लूड द अपडेट, आपको अपडेट कैसे आती है, तो हम क्या करते हैं, पुराने वाले वर्जन को इनहेरिट करा देते हैं नए वाले वर्जन से। बात समझ आ रही है। और जिस फंक्शन को हमने अपडेट करना है उसका नाम क्या होगा, जाहिर बात है उसका नाम तो नहीं चेंज कर सकते, नाम तो वही रहेगा ना नए वर्जन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वही वाला फंक्शन आ गया और उसमें क्या कर दिया हमने, जो नए वाला काम है वो कर दिया। अगर हमारे पास नया काम नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन ये भी रहती है कि हम उस नए वाले फंक्शन से पुराने वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ओपन रहती हैं, नया काम भी कर सकते हैं, कंप्लीटली रीराइट भी कर सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीटली रीराइट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी कि हमारा कट एंड पेस्ट फंक्शन कंप्लीटली एआई ड्रिवन है, तो हमने उसको स्क्रैच से पूरा कोड दोबारा लिख लिया, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पुराना वाला काम भी आ जाए और उसमें 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200 लाइन एक्स्ट्रा हम इंसर्ट कर रहे हैं कि ये काम हो, इसके साथ साथ ये वाले काम भी हो। बात समझ आ रही है। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। सो हमारे पास दोनों रास्ते ओपन होते हैं, ठीक है। और ये हम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास फंक्शन नेम सेम हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड। वरना क्या हो जाएगा, ये अलग एक फंक्शन है प्रिंट 1 है और ये अलग फंक्शन है प्रिंट 1 2, ठीक है। सो एनीवेज, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ओवररिडन मेथड हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें कोई इशू की बात तो नहीं है। सो हमारे पास क्या है, हम एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट x कोमा इंट y हमारे पास मौजूद है, और इधर हम x कर देते हैं और इधर हम y कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट 3D में भी इंट x इंट y और इंट z, ठीक है। सो अब यहां पर हमने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करनी है। मैं चाहता हूं कि पॉइंट 3D से मेरे पास क्या हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो, क्योंकि यहां पर मैंने अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि x नहीं लिख सकते, यही बात की थी ना हमने स्टार्ट में, ये काम नहीं हो सकता,
क्योंकि ये एक मर्तबा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करेंगे पेरेंट का। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो सकता है, कोई बता सकता है कि देखिए हमारे पास एक कंपोजिंग ऑब्जेक्ट है, कंपोजिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, अभी आपने मुझे बताया था कैसे कॉल होगा, कोई बता सकता है? स्मॉल ए एंड ब्रैकेट पैरामीटर्स। जी, तो वेरिएबल के नेम से कॉल होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो पेरेंट का तो वेरिएबल ही नहीं है, सो आई शुड कॉल इट थ्रू क्लास नेम। class name. So this is the difference between composition and inheritance. ठीक है, composition के अंदर हम वेरिएबल नेम से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं, और इनहेरिटेंस के अंदर हम क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट 2D, और यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं x, y, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसने पॉइंट 2D क्रिएट किया, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, Z एक्स्ट्रा वाला काम किया। तो जो मॉड्यूलरिटी हमें क्या बता रही है, रीयूजेबिलिटी, कि इसने अपना काम कर लिया और एक्स्ट्रा काम मैं कोड करूंगा। मुझे इस कोड के अंदर इसके जो भी डायनेमिक मेमोरी है, उसमें किस तरह उसको 2D एरे बना रहे हैं, डायनेमिकली 3D बना रहे हैं, उसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 10 एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। मैंने बस कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, जो कि मेरे लिए बना बनाया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। मैंने जो एक्स्ट्रा काम है वो बनाना है, ठीक है। सो इफ आई राइट 3,4,5, सो आप देखेंगे कि सॉरी, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने क्या कॉल किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उधर से हमारे पास क्या कॉल हुआ, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 3,4 आ गया, और उसके बाद हमारे पास Z में 0 इनपुट चला गया। हमें Z में क्या इनपुट डालना था, Z ही डालना चाहिए, सो दिस इज Z। सो आप देखेंगे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो इफ आई रिमूव दिस प्रिंट एंड और दिस प्रिंट, सो यू विल सी के हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, और ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। सो दिस इज, इफ आई रिमूव दिस, सो दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इसने क्या कर दिया है, हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर ने हमारे पास मैंने ये वाला प्रिंट खत्म कर दिया, एनीवेज लेट मी, सॉरी। सो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि इसने सिर्फ इसका ये प्रिंट कॉल किया है, और इसका ही ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। सो इफ आई रिमूव दीज ऑल फंक्शंस, तो हमारे पास ये दोबारा ये सारा का सारा चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, और ये क्यों जरूरत पड़ती है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, जिस तरह मैंने एक कंपोजिशन में पढ़ाया था कि यहां किसी जगह पे, अभी ये मैंने डिफॉल्ट का कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया है चाइल्ड क्लास में, तो इसमें कौन सी लाइन पे एरर आ रहा होगा, मुझे लाइन नंबर बताएं और एरर बताएं कि एरर आएगा क्या।
सर 18 पे आएगा। 18 पे आएगा, ठीक है। और एरर क्या होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिसिंग। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिसिंग, ठीक है। सो इफ आई रन दिस तो आप देखेंगे कि उसने बता दिया कि लाइन नंबर 18 पे एरर है, और कहां पर एरर है? इस लोकेशन में हमारे पास एरर है। वो कह रहे हैं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या है, मैच नहीं कर रहा, हमारे पास मिल नहीं रहा, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने कॉल नहीं किया, तो जब हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर हम इसको 0,0 हम भेज सकते हैं, ठीक है। सो आप देख लें कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बार बार बताया कि इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता, असल में ऑर्डर कंपोजिशन में ये वाला मैटर करता है, और इनहेरिटेंस में भी यहां पर ऑर्डर, क्योंकि हम जब मल्टी इनहेरिटेंस देखेंगे तो वो हमने इसको डिटेल से देखना होगा एनीवेज, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास, ये हमने सारे प्रॉब्लम्स ये हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल कोड है, इसको जरूर देख लें। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या करता है? इफ वी मेक दिस प्राइवेट, ठीक है। सो इफ वी मेक इट प्राइवेट, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इधर लिख देता हूं x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज एन एरर, ठीक है। ये आपको बता रहा होगा लाइन नंबर 18 पे क्या है आपके पास, x0 क्या है? एरर है। और वो क्या एरर है? आपके पास प्राइवेट होने की वजह से एरर है। लेकिन अभी हमारे पास अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूं तो हमारे पास ये एरर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला क्या आ जाएगा हमारे पास? मसला ये आ जाएगा कि मेरे पास p3.x भी एक्सेसिबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी इनकैप्सुलेशन टूट जाती है, ठीक है। तो हमें इनकैप्सुलेशन बरकरार भी रखनी है और चाइल्ड क्लास में एक्सेस भी करना है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? दैट इज प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। तो जब हम इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे तो it will only be accessible inside the class and their inherited class, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर एरर नहीं है, ठीक है, और ये हमारे पास करेक्टली रन हो रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। p3.x इज इक्वल टू 9, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर एरर आ जाएगा, ठीक है। सो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है? इनहेरिट इटसेल्फ, यानी कि जिस क्लास में हमने वेरिएबल बनाए उधर एक्सेसिबल है, और इनहेरिटेड क्लास के अंदर हमारे पास एक्सेसिबल है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन आपको समझ आई? जी बताएं। यस अच्छा, सर। अब आ जाते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस, ठीक है, कि इनहेरिटेंस टाइप क्या है, ठीक है। अगर ये क्लास होती तो मैं आपको 1 बाय 1 इसकी एंट्री बता देता, ठीक है। लेकिन चूंकि स्लाइड है तो इसमें मेरे पास डायरेक्टली इमेज आ जाएगी। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो पब्लिक इनहेरिटेंस क्या करता है कि पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड members of the base class become respectively public and protected member, ठीक है। यानी कि कोई असर नहीं आ रहा, पब्लिक पब्लिक रह रहा है और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रह जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट हमारे पास क्या है? प्राइवेट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर इंट x क्रिएट करता हूं। सो x इज नाउ प्राइवेट, y इज प्रोटेक्टेड एंड प्रिंट इज पब्लिक। सो ड्यू टू पब्लिक इनहेरिटेंस, जो पब्लिक वाला फंक्शन है
वो मेरे पास पब्लिक ही रह जाएगा. दैट इज वाई ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन आप देखेंगे कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देयर इज नो एरर. क्या मतलब कि p डॉट प्रिंट 2d वाला क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये पब्लिक था और पब्लिक इनहेरिटेंस हुई है. तो यहां पर जब इसको ट्रांसफर किया गया है चाइल्ड क्लास के पास, तो कैसे ट्रांसफर हुआ है? पब्लिकली ट्रांसफर हुआ है. तो यहां पर हमारे पास ये पब्लिक है, इसलिए हम p2 के साथ हम इसको जब एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेसिबल है. अच्छा, अब क्या कि y जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस पे क्या हो जाता है? कोई असर नहीं आता. तो यहां पर भी इसका एक्सेस मॉडिफायर चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड ही रहेगा. So what does protected mean? It means that it is accessible here and due to public inheritance वो हमारे पास इधर भी accessible है and I can write y is equal to 9. ठीक है? So there is no error here. लेकिन ये हमारे पास जो वेरिएबल है ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मैं इसको यहां पर एक्सेस नहीं कर सकता. y is equal to 9. ठीक है? सो आई कांट एक्सेस y here और इवन आई कांट राइट पॉइंट 2d डबल कॉलन 2d. तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एरर दे रहा है. ठीक है, मैंने स्कोप भी ठीक डाला हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम भी ठीक लिखा है, वेरिएबल का नाम भी ठीक लिखा है और वो इंटीजर है वो भी असाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड. तो हमारे पास क्या हो गया कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है तो पब्लिक पब्लिक ही रह रहा है और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रह रहा है. ठीक है, और हमारे पास क्या है? x क्या है? x हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस पे अनएक्सेसिबल रह रहा है. क्या हो रहा है? अनएक्सेसिबल. तो हमारे पास अगर मैं x करूंगा तो यहां पर मेरे पास एरर आ जाएगी 19 लाइन पे. आप देखिए वो 19 लाइन. ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि दिस इज एक्चुअली द टेबल. सो दीज आर द बेस क्लास. तो पब्लिक हमारे पास कौन सा था? प्रिंट फंक्शन जो पॉइंट 2d के अंदर था वो पब्लिक था. तो पब्लिक इनहेरिटेंस की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक हो तो पब्लिक ही रह जाता है. और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर कौन सा था? y था. ठीक है, सो y जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड ही रह जाता है. ठीक है, और प्राइवेट जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो अनएक्सेसिबल होता है, हिडन होता है. ठीक है, ये याद रखें कि ये हिडन होता है. मतलब क्या कि ये मौजूद जरूर होता है, ये मेमोरी में पार्ट प्ले करता है. ठीक है, सो इफ आई राइट साइज, ठीक है, सी आउट, और यहां पर मैं लिख देता हूं साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ P3. ठीक है, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? सॉरी, ये हटा देते हैं, दिस इज प्राइवेट डाटा मेंबर. सो ये मुझे क्या देगा? सो आप देखेंगे कि ये 12 दे रहा है. 12 कैसे आया? 4 ये वाला है, 4 ये और 4 ये. ठीक है, सो ये तो प्रोटेक्टेड था तो ट्रांसफर हो गया. तो ये कहां से इसका ट्रांसफर? क्योंकि ये भी ट्रांसफर होता है लेकिन ये हिडन होता है. बात समझ आ रही है? सो साइज ऑफ जब हम करते हैं तो ये ट्रांसफर जरूर होता है. ठीक है, एनीवेज अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड के. ठीक है, सो प्रोटेक्टेड हमारे पास तभी हम पढ़ सकते हैं जब हम एक और क्लास बना लें. ठीक है, अच्छा क्या करते हैं? हमारे पास एक पॉइंट 3d, सो दिस इज पॉइंट 4d एंड दिस इज 3d और पब्लिक एंड दिस इज t. ठीक है, दिस इज 4
दिस इज टी, ठीक है। इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, चलिए इसको लगा देते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। दिस इज अगेन 4 इंट टी, और क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज टी, दिस इज 3 कॉमा z, ठीक है। सो दिस इज 3। कोई एरर रह जाए तो मुझे बता दें। सर वो 0.32 रह गया उसमें 24 लाइन में। एक सेकेंड, टी कहाँ पर रह वो गया? पब्लिक 0.32 डी लिख दिया आपने अच्छा 24 तो लाइन। ये लिख दिए, और यहाँ पर ये 3D हो गया, एंड दिस इज एक्चुअली 4। और सर वो एक और जगह है 28 के बाद जो आ रही है लाइन, जिस पर लाइन नंबर नहीं आ रहा, उधर टी ऑफ जी हो गया, टी ऑफ टी के बजाय। टी ऑफ जी, अच्छा, सो इट इज टी, ठीक है। सो एनीवेज हमारे पास क्या है, ये पूरी क्लास मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट है। लेट मी रन दिस यूजिंग मेन एम्प्टी। सो हमारे पास कोड में कोई इशू नहीं है। एनीवेज हम वापस आते हैं, प्रोटेक्टेड। तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट 2D को प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया है। तो इन दो क्लासेस के दरमियान में हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे क्या होता है, ये अपने साथ मिला लेता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दूं, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक खातून पर्दा करती है, ठीक है। सो जो पर्दा करती है उसको कहना कि आप पर्दा छोड़ें, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। और जो पर्दा नहीं करती, अगर आप उसको कहें कि पर्दा करें, ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक एक्सेस जो फ्रीडम मिली हुई है आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड को फ्री नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास प्रोटेक्टेड है वो तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जो पब्लिक फंक्शन है वो हमारे पास फर्दर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फ्रीडम था ना, पब्लिक था ये, तो हम पब्लिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके क्या कर देंगे, इसको प्रोटेक्टेड। तो हमारे पास क्या है, सिंपल आप देखेंगे कि अगर पब्लिक फंक्शन है या पब्लिक वेरिएबल है, वो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे एक अदद कम हो जाएगा, उसका एक्सेस क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और चूंकि प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड पे प्रोटेक्टेड ही रह जाता है, और प्राइवेट तो पब्लिक पे नॉट एक्सेसिबल था, तो प्रोटेक्टेड पे भी नॉट एक्सेसिबल ही रहेगा। यानी पब्लिक प्राइवेट को का ईमान खराब नहीं कर सकता, तो प्रोटेक्टेड उसका क्या खराब करेगा। बात समझ आ रही है? तो एनीवेज एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पब्लिक है वो कोई असर नहीं डालता इन पे, जैसे ओरिजिनल के प्राइवेट इज ओनली inside the class and their inherited class and कोई असर नहीं डालता। पब्लिक है तो अच्छा, प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन से तो पब्लिक के ऊपर भी कोई असर नहीं होता। अच्छा, लेकिन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे क्या होगा, जो पब्लिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस जगह पे नॉट एक्सेसिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप गौर करें, ये वाला फंक्शन अगर मैं बनाता हूं 0.2D P2 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि P2 से मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है, सो आई कैन कॉल दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन यहां पर कॉल हुआ। अच्छा, अगर मैं कर देता हूं P3, ठीक है, सो दिस इज P3।
अब क्या होगा, मेरे पास ये वाला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन पब्लिक है और ये वाला जो फंक्शन है ये प्रोटेक्टेड हो गया यहां पर, ठीक है। तो मैं अब अगर कॉल करता हूं तो ये कॉल होगा, लेकिन कौन सा वाला कॉल होगा, मेरे पास P3 वाला फंक्शन इज एक्सेसिबल। लेकिन अगर मैं इधर लिख देता हूं पॉइंट 2D डबल कॉलन, सो दिस विल बिकम व्हाट, ये हमारे पास क्या होगा, इनएक्सेसिबल हो गया। क्या हो गया, इनएक्सेसिबल। सो व्हाई इट इज इनएक्सेसिबल, बिकॉज पब्लिक फंक्शन का एक्सेस हमने थोड़ा सा कम कर दिया। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, ठीक है, कोई इसको बता सकता है कि आपने कभी इसको नोट किया हो, इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया इसके साथ। इस ओवररिडन मेथड को हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की वजह से पुराने फंक्शन को खत्म कर दिया, ठीक है, एक्सेस आउटसाइड से हमारे पास खत्म हो गया। सो इसकी कोई एग्जांपल बताएं। जी, कोई बता सकता है? जी, मैं ही बता देता हूं। क्या है कि आपके पास जैसी नया वर्जन आएगा, आप चाहते हैं कि जो नया वर्जन है वो पुराने वाले वर्जन की सारी बाकियात खत्म हो जाए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, ठीक है, तो हम उसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। अब क्या है कि नया वर्जन जब हम चाहते हैं कि नए वर्जन में भी उसकी बाकियात खत्म हो जाए, तो हम फिर उसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं, और सॉरी प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट डाटा मेंबर क्या करता है, हमारे पास पब्लिक को प्राइवेट बना देता है, प्रोटेक्टेड को भी प्राइवेट बना देता है, और प्राइवेट हमारे पास नॉट एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं, जी सेक्शन में किसी ने पूछा था या एच में, आई डोंट नो, हमारे पास किसी सेक्शन में पूछा था कि हम चाहते हैं कि फर्दर जब हमारे पास इनहेरिट हो तो अनएक्सेसिबल हो जाए, वो हमारे पास पुराना वर्जन खत्म हो जाए, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं, जावा के अंदर डेब्रिकेटेड फंक्शंस होते हैं, ये नोट कर लें, डेब्रिकेटेड, ठीक है। इसको सर्च करें एज ए होम टास्क, इसको जरूर चेक करें कि डेब्रिकेटेड फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, डेब्रिकेटेड, ठीक है। तो डेब्रिकेटेड फंक्शन क्या होता है, उस अगर ये प्रिंट फंक्शन को मैं डेब्रिकेटेड करूंगा ना, तो इसके ऊपर एक अदर लाइन आ जाएगी, स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है, यूं करके आपके पास फंक्शन के ऊपर इस तरह की एक लाइन बन जाती है। प्रिंट फंक्शन होगा ना, PRINT, ठीक है। सो इसके ऊपर इस तरह एक लाइन आ जाती है। तो लाइन का क्या मतलब होता है कि अभी आप इसको इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम अनकरीब इस फंक्शन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि इस फंक्शन को इस्तेमाल ज्यादा ना करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले वर्जन में हम इसको डेब्रिकेट करने वाले, खत्म करने वाले, ठीक है। तो ये वर्जन वो जावा के अंदर और भी एक्सेस मॉडिफायर्स मौजूद है, तो वो उधर वो काम कर सकता है। तो हम इसको इनडायरेक्टली अचीव करते हैं। कैसे अचीव कर रहे हैं, हमने उसको प्राइवेट और पब्लिक वाले एक्सेस मॉडिफायर से अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज अब हमारे पास ये वाला फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, और ये जो प्रोटेक्टेड है ये हमारे पास कॉल हो सकता है। आप देखिए कि ये वाला फंक्शन आपके पास क्या है, कॉल हो सकता है इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल हो सकता है, इस क्लास के अंदर हमारे पास y भी कॉल हो सकता है, ठीक है। क्यों हो पा रहा है ये दोनों काम, क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक से प्रोटेक्टेड पे आया है, और ये प्रोटेक्टेड था तो प्रोटेक्टेड ही रह गया, ठीक है। सो इफ आई रिमूव दिस, सो यू कैन सी कि देयर इज नो एरर एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों काम एक्सेस हो रहे हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये प्रोटेक्टेड हो गया, तो इस पब्लिक इनहेरिटेंस पे भी हमारे पास यहां पर क्या आएगा, कोई बता सकता है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये हमारे पास
कौन सा कॉल हो रहा है अगर मैं इसको हटा दूं? बताएं। सर फिर ये 3D वाला कॉल करेगा। जी, तो 3D 3D वाला वाला call मेरे होगा। पास कॉल, लेकिन 3D मेरे पास पब्लिक था, ठीक है। सो एनीवेज ये 3D मेरे पास पब्लिक था, क्या मैं इधर 2D कॉल कर सकता हूँ या नहीं कॉल कर सकता? नहीं कर सकता। नो सर। ये हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? प्रोटेक्टेड था ना यार यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेबल दोबारा पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड जब अगली वाली क्लास की इनहेरिटेंस के लिए पब्लिक इनहेरिटेंस पे प्रोटेक्टेड ही रह जाता है। और प्रोटेक्टेड क्या होता है? इट इज अवेलेबल इनसाइड द क्लास, सो दिस इज अवेलेबल, ठीक है, लेकिन आउटसाइड क्लास इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहां पर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हुई और फिर हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस हुई। तो यहां पर क्या हो गया? पहले हमारे पास ये पब्लिक फंक्शन था, तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे प्रोटेक्टेड बन गया। उसके बाद अगले वर्जन के लिए प्रोटेक्टेड वाला फंक्शन पब्लिक इनहेरिटेंस पे प्रोटेक्टेड रह गया, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर अब प्रिंट का चल रहा है पॉइंट 2D क्लास का। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सेसिबल एंड स्टिल इट इज नॉट एक्सेसिबल विद 4D पॉइंट। तो आप देखेंगे कि देयर इज नो एरर, लेकिन हमारे पास क्या है कि जब मैं इसको 2D के साथ कॉल करूंगा, सो स्टिल इट इज नॉट एरर, ठीक है। सो सॉरी, स्टिल इट इज एरर। और हमारे पास क्या है? 3D पे एरर नहीं है और 4D पे भी एरर नहीं है, ठीक है। कोई बता सकते हैं 4D पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? इधर तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, थ्री डी वाला ही फंक्शन कॉल हो रहा है। बात समझ आ रही है? सो इफ आई रिमूव दिस, सो यू कैन सी दैट इट इज एक्सेसिंग, इट इज कॉलिंग विच फंक्शन? यहां पर सॉरी, यहां पर 2 हुआ है। सो इफ आई राइट 3, तो ये आप देखेंगे कि ये 4 वेरिएबल्स वाला कॉल कर रहा है। बात समझ आ रही है? एनीवेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इधर 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास सारे एक्सेस है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की वजह से मेरे पास इधर प्रोटेक्टेड आ गया, ये पब्लिक की वजह से मेरे पास एक्सेसिबल है, और इसका अपना वाला तो है ही मौजूद इसका, ठीक है। एनीवेज, ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, Yes, sir. अब आ जाते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस पे। अच्छा, एक्स तो हमारे पास प्राइवेट था, तो जैसे इस टेबल के अंदर बताया इट इज नॉट एक्सेसिबल, लेकिन अब क्या हो गया? ये वाला वेरिएबल मेरे पास क्या हो गया? प्रोटेक्टेड था, तो प्रोटेक्टेड प्राइवेट इनहेरिटेंस पे प्राइवेट हो गया, और फंक्शन जो है प्राइवेट इनहेरिटेंस पे मेरे पास क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। इसने इसका एक दर्जा और कम कर दिया। सो प्राइवेट का मतलब क्या है कि मैं अब ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये या कर सकता हूं? नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट क्या मतलब है? प्राइवेट इज अवेलेबल इनसाइड द क्लास, ये नहीं है डेफिनेशन इसकी? जी बताएं, क्या ये डेफिनेशन गलत है प्राइवेट की? सो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये एक्सेसिबल है या नहीं है? जी बोले। प्राइवेट क्या कहता है कि ये फंक्शन इस जगह में प्राइवेट हो गया। सो व्हाट इज प्राइवेट? सर वो अपनी क्लास में सिर्फ एक्सेसिबल है ना, तो इधर तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो इधर पब्लिक था, अपनी क्लास में तो पब्लिक था, अच्छा, इनहेरिटेड क्लास में वो प्राइवेट हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेसिबल तो फिर भी होगा। सर इसमें एक्सेसिबल है, इससे आगे इसके फर्दर बाहर कोई नहीं। इनहेरिटेंस इधर नहीं इधर है, एक्सेसिबल available है, है। पहले इधर तक रहे, इधर Point एक्सेसिबल 3D है, इधर मेरे पास y भी एक्सेसिबल है, ठीक है। सर y is पॉइंट equal to 4D में 0, फिर नहीं रहेगा ठीक है, एक्सेसिबल। ये भी मेरे पास एक्सेसिबल है, एंड इफ आई रन दिस
इट इज कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो एरर, ठीक है। वाई भी एक्सेसिबल है और प्रिंट भी एक्सेसिबल है, लेकिन जब प्राइवेट डाटा मेंबर, थर्ड प्राइवेट डाटा मेंबर पब्लिक इनहेरिटेंस पे क्या हो जाएगा, अनएक्सेसिबल हो जाएगा। सो व्हाट डज दिस मीन, यहां पर अब मैं 2D लिखूंगा जो कि मैं पहले लिख सकता था, लेकिन अब मैं यहां पर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एरर आ जाएगा 29 लाइन पे, आप देखें कि ये एरर है, ठीक है। तो जो यहां ये जो टेबल है ये सिंगल इनहेरिटेंस का बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि पब्लिक फंक्शन प्राइवेट इनहेरिटेंस पे प्राइवेट हो गया। अब जब मैंने एक और इनहेरिटेंस की तो यहां से शुरू करेंगे, प्राइवेट फंक्शन पब्लिक इनहेरिटेंस में अनएक्सेसिबल हो गया चाइल्ड क्लास में। यहां पर ये जो एक्सेस मॉडिफायर बता रहे हैं, ये इस ग्रीन में ये सारे के सारे चाइल्ड क्लास की बात हो रही है। ये जो है रेड में ऊपर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके पास किस किस्म की इनहेरिटेंस हो रही है, और ये जो रेड जो आपके पास वर्टिकल है, ये आपके पास बता रहे हैं बेस क्लास में उस फंक्शन या एट्रीब्यूट का एक्सेस मॉडिफायर क्या है, ठीक है। सो ये टेबल आपको समझ आ रही है, ये हो क्या रहा है इसमें। यस ठीक है, तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस समझ आया। जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का जो असल मसला है वो थर्ड इनहेरिटेंस में से ही उसका पता चलता है, ठीक है। और हम यूं भी कर सकते हैं कि यहां से हम प्राइवेट कर रहे हैं और अगली मर्तबा प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हमने प्राइवेट पब्लिक फंक्शन था वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से क्या किया, प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो अगली मर्तबा प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में भी अनएक्सेसिबल हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक इनहेरिटेंस करें, प्रोटेक्टेड से पब्लिक करें क्या होता है, पब्लिक से प्राइवेट करें, प्राइवेट से प्रोटेक्टेड करें क्या होगा, ये सारी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एनीवेज, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस पब्लिक ही इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही है। हमारे पास कौन सी इनहेरिटेंस इस्तेमाल होती है, पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल होती है। सो एनीवेज, हमारे पास क्या है कि ये आप लोगों ने आई थिंक मोस्टली ये आप लोग समझ गए, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस हमारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं है तो छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी, और आप लोग असाइनमेंट 3 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सारी चीजें पढ़नी है जो कि असाइनमेंट में मोस्टली आ रही हैं। दिस इज द मल्टी इनहेरिटेंस। मल्टी इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास मोर देन वन पेरेंट क्लास मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेट मी, ये हमारे पास क्या है, सैलरीड क्लास क्या कर रहा है, ये वाला क्लास, इससे सिंगल इनहेरिटेंस हो रही है, लेकिन ये ग्रेजुएट क्लास के पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट भी आ रहा है और सैलरीड भी आ रहा है, और सैलरीड के अंदर, ठीक है। सो हाउ कैन वी मैनेज दिस इनसाइड द कोड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेट मी राइट, ताकि जल्दी हमारे पास हो जाए, लेट मी डू इट। सो क्लास ए, क्लास बी, और अब क्या कर रहा हूं, क्लास सी विच इज publicly inheriting from A, comma publicly inheriting from B। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास क्या है, जब इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, पहले कौन सा, जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट सी क्रिएट किया तो हमारे पास क्या होगा, लेट मी राइट, दिस इज बी, दिस इज ए।
सो आपके पास क्या होगा, पहले सी कॉल होगा, सी क्या करेगा, ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर वापस आएगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, ए बी सी हमारे पास प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको बी कर देता हूं और इसको मैं ए कर देता हूं, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, बी ए सी प्रिंट होगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर क्या है इस पे डिपेंड करता है, इधर डिपेंड नहीं करता। इधर मैं ए कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर दूं और बी बाद में कॉल कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए पहले हो जाएगा बी बाद में हो जाएगा। हमारे पास बी ए सी ही प्रिंट होगा। पहले तो आप ये देख लें। दूसरा ये कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अब हमने पढ़ी है, तो यूं भी हो सकता है कि सी इज पब्लिकली इनहेरिटिंग फ्रॉम बी एंड प्राइवेटली इनहेरिटिंग फ्रॉम ए। ठीक है, और प्रोटेक्टेडली इनहेरिटिंग फ्रॉम बी एंड प्राइवेटली इनहेरिटिंग फ्रॉम ए। इस तरह करके ये सारी कॉम्बिनेशन बन सकती है हमारे पास। और अगर 3 इनहेरिटेंस हो रही है, तो सी इज पब्लिकली इनहेरिटिंग फ्रॉम ए एंड प्रोटेक्टेडली इनहेरिटिंग फ्रॉम बी एंड प्राइवेटली इनहेरिटिंग फ्रॉम डी। ठीक है, तो व्हाटएवर जो भी आप इसकी सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पे अलग से आपने वो टेबल को फॉलो करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मोर देन 1 पेरेंट क्लास बन सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि कोई हमारे पास इशू की बात नहीं है। क्या चीज इशू क्रिएट हो सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, इधर एक फंक्शन मौजूद है या वेरिएबल मौजूद है, इधर हम करते हैं x is equal to 0, so this is x9। ठीक है, और फर्ज करेंगे मैं इधर भी x क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मेरे पास x5 है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन, देयर इज नो एरर। सो असल में क्या होगा आपके पास, लेट मी राइट दिस, आपके पास क्या होगा कि क्या कॉल हो रहा है यहाँ पर, लेट मी, पहले बी हो रहा है फिर ए। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो बी डबल कॉलन एक्स क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 वैल्यू सेव हो रही है। सो दिस इज एक्चुअली 5। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, ए हमारे पास बन रहा है, डबल कॉलन, और उसके अंदर 9 वैल्यू सेव हो रही है। सो अगर आप इसका साइज करें ना, सी आउट साइज ऑफ C, so it will give me 8 bytes। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि it is giving me 8 bytes। हालांकि मेरे पास जो वेरिएबल है x है, दोनों सेम है, यानी आप समझे कि पर्सन क्लास है, इधर भी नेम है और स्टूडेंट क्लास है उसमें भी नेम है। जैसे आपके पास स्लाइड में गिवन है, स्टूडेंट के अंदर भी नेम वेरिएबल होगा और एम्प्लॉय से भी हमारे पास नेम आ रहा है। और फर्ज करें कि दोनों वेरिएबल के नाम भी स्मॉल लेटर से NAME नेम एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा कि ग्रेजुएट के पास 2 वेरिएबल होंगे नेम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहां पर वो x, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको अब जब मैं यहां पर x लिखूंगा, x इज इक्वल टू 10, तो x तो मेरे पास क्रिएट हो चुका है और आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं था अभी। ठीक है, यहां पर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर लिख देता हूं x इज इक्वल टू 10, तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। व्हाई इट इज एरर, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, सो c जो होगा, c डबल कॉलन, इन दोनों को दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहां पर किस x की बात हो रही है। ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो एम्बिग्विटी का एरर होगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, एम्बिग्विटी का, एम्बिगुअस का एरर है कि किस x की बात हो रही है। सो आई कैन रिमूव द एम्बिग्विटी थ्रू
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहां पर मैं उसके थ्रू इसको चेंज कर सकता हूं, क्योंकि एम्बिग्विटी मेरे पास इधर एम्बिग्विटी नहीं थी और ना ही मेरे पास इधर एम्बिग्विटी थी। एम्बिग्विटी थी यहां पर, क्योंकि दोनों तरफ से जो मेरे पास एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है। ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई? एनीवेज बताएं Yes, sir. जी, एम्बिग्विटी की समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो एम्बिग्विटी हमारे पास इस वजह से कि दोनों जगह से हमारे पास एक्स आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी राइट फंक्शन, पब्लिक फंक्शन void print, और यहां पर मैं लिख देता हूं cout print a। अच्छा, अब क्या कर रहा हूं, फिर आप क्या कह सकते हैं कि सर नाम ही डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है, कॉमा पब्लिक ए मैं कर दूं, ठीक है, और ये कर देता हूं ए। सो हमारे पास क्या हो रहा है, एक ए ऑब्जेक्ट है, सॉरी ए क्लास है, ये हमारे पास क्या करने, बी क्लास को इससे इनहेरिट कर रहा हूं मैं, और सी क्लास को भी मैं इससे इनहेरिट कर रहा हूं, और फिर डी क्लास जो है इन दोनों से इनहेरिट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर तो हमने जबरदस्ती एक्स और वाई एक्स एक्स वेरिएबल बनाया था, तो आप ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर पर्सन वन नेम वन कर दें और दूसरे में नेम टू कर दें, तो सर ये सारी एम्बिग्विटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एम्बिग्विटी तो खत्म हो जाएगी, हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास नेम की मेमोरी तो 2 दफा आ रही होगी ना। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि नाम अब हम 2 डिफरेंट नहीं बना सकते। दिस इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। ए हमारे पास डी के पास बी के थ्रू भी आ रहा है और सी के थ्रू भी हमारे पास आ रहा है, दोनों तरफ से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो मैं इसको कोड करके दिखा देता हूं। सो अब क्या है कि हमारे पास क्या है यहां पर डी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो गया और पब्लिक सी हो गया। सो एनीवेज डी, ठीक है, एंड दिस इज डी। सो अगर आप इसको कॉल करें, सो मेरे पास क्या हो गया, डी डी। सो वेयर इज द एरर, यहां पर एरर, पब्लिक बी कॉलन, सॉरी। सो आप देखेंगे कि क्या हुआ कि डी ने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसने पहले बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिसने दोबारा ए का कॉल किया। इसी तरह सी के लिए भी 2, तो आप देखेंगे कि 2 दफा ए मेरे पास क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास डी डॉट प्रिंट एम्बिग्विटी का एरर आता है। कोई बता सकता है ये क्यों एम्बिग्विटी का एरर आ रहा है? ये इस वजह से एम्बिग्विटी का एरर आ रहा है क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन है यहां पर जो मौजूद है, वो दोनों इधर से भी मेरे पास इधर 2 प्रिंट आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन से वाले प्रिंट की बात हो रही है? ठीक है, सिमिलरली ए डबल कॉलन पे भी मेरे पास एम्बिग्विटी है, क्योंकि ठीक 2 है? इंस्टेंसेस है ना, एक हाँ, है। 2 इंस्टेंस है, लेकिन मेरे पास सी डबल कॉलन प्रिंट पे एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक प्रिंट है और वो यहां से आया हुआ प्रिंट है। इसी तरह बी के पास भी एक ही प्रिंट है। ठीक है,
बी के पास भी ए की प्रिंट है जो कि हमारे पास ए की तरफ से आया हुआ है, तो दरमियान में एम्बिग्विटी नहीं है। एक टॉप लेवल पे एम्बिग्विटी है यहां पर, और एक आपके पास ग्रैंड चाइल्ड में एम्बिग्विटी है। ठीक है, सो ये यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। सो हमारे पास क्या है कि बी क्लास और हमने इसकी पब्लिक इनहेरिटेंस कर दी है, और ये डायमंड प्रॉब्लम को इन्होंने क्रिएट की है। ठीक है, सो ए के अंदर प्रिंट फंक्शन है या फू फंक्शन कर दें। ठीक है, बी से ए हो रहा है, सी से ए हो रहा है, और डी में बी और सी हो रहा है। सो एग्जैक्टली डायमंड प्रॉब्लम आपके पास है। सो व्हेन आई कॉल डी डॉट फू, सो इज इट बी फू और सी फू? बात समझ आ रही है? सो दिस इज एक्चुअली द डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं एम्बिग्विटी को? हम इसके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने से इसकी एम्बिग्विटी रिमूव कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यहां पर इन्होंने बताया हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने से हमारे पास एम्बिग्विटी रिमूव हो सकती है। ठीक है, टू रिमूव एम्बिग्विटी व्हाट शुड वी डू? डायरेक्ट सॉल्यूशन, हमारे पास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि हमने यहां पर लगा के देखा है, और दूसरा तरीका यह कि हम यहां पर वर्चुअल लिख दें। ठीक है, अच्छा ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, आगे लिखे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अब ये वर्चुअल लिखने से होगा क्या? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, पुराने वाले में ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग था, ए बी ए सी डी आ रहा था। जब मैं इसको वर्चुअल लिख दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये रिजॉल्व करेगा, और जो पेरेंट क्लास है वो वंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? यहां पर आप देखेंगे कि ए बी सी डी आ रही है। असल में एम्बिग्विटी आ रही थी कि ए 2 दफा बन रहा था। ये पॉइंट समझ आइए, एम्बिग्विटी क्या थी? एम्बिग्विटी इसलिए थी क्योंकि ए जो है हमारे पास मोर देन वंस क्रिएट हो रहा था, 2 दफा क्रिएट हो रहा था। हमने क्या कर दिया, वर्चुअल फंक्शन से क्या कर दिया, उसको 1 दफा क्रिएट किया। अब वो कैसे 1 दफा क्रिएट होगा? कौन असल में 2 दफा क्रिएट कर रहा था? बी इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और ए भी उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर हमारे पास क्या था, असल में ए कॉलन ये कॉल हो रहा था हमारे पास, और सिमिलरली हमारे पास यहां पर कॉल हो रहा था। तो अब ये कहने कि यहां पर कॉल ना करो, कॉल आपने इधर करना है, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर करना है, जो कि आपके पास ऊप के जो कॉन्सेप्ट है उसकी ब्रेकिंग है। ऊप का कॉन्सेप्ट ये कि ओनली द चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द पेरेंट क्लास। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ऊप कॉन्सेप्ट डिक्टेट करता है कि ओनली चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द पेरेंट क्लास। सो B is responsible to call the A and C is responsible to call the A। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वर्चुअल कीवर्ड की वजह से क्या हो रहा है, वो ऊप का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो रहा है। ग्रैंड चाइल्ड इज नाउ रिस्पॉन्सिबल टू कॉल, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉलिंग दोनों इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट इंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अगर मैं इधर लिख देता हूं सी आउट x, ठीक है, मैं x बना नहीं रहा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां से मैं 9 कॉल कर रहा हूं और यहां से मैं 10 कॉल कर रहा हूं, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कोई कॉल नहीं कर रहा। तो टेक्निकली क्या होगा, अगर ये पुराना वाला कंस्ट्रक्टर होता इन ये वर्चुअल में हटा देता हूं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास, सॉरी इधर एरर है, ये देखें, ये इधर मुझे एरर दे रहा है कि ग्रैंड चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। बात समझ आ रही है? लेकिन सो A9 कॉल हुआ और A10 भी मेरे पास कॉल हुआ है, लेकिन जब मैंने इधर वर्चुअल कीवर्ड यूज किया, ठीक है, ये मैं आगे पीछे इसलिए कर रहा हूं कि दोनों जगह पे पब्लिक वर्चुअल भी लिख सकते हैं, वर्चुअल पब्लिक भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर भी इग्नोर हो जाएगा और ये भी इग्नोर हो जाएगा। कॉल कौन सा वाला होगा, यहां पर होगा, और यहां पर कौन सा कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट, क्योंकि हम नहीं कॉल कर रहे। क्या है,
लेट मी कॉल दिस। सो हमारे पास A0 प्रिंट होगा, ठीक है, A0 प्रिंट हो रहा है और यहां पर हमारी क्लास खत्म, ठीक है, और इससे डायमंड प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर भी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये डायमंड प्रॉब्लम दोबारा भी आपको बता दूंगा। एनीवेज हमारे इनहेरिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके एंड यू शुड बी एबल टू कोड द असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना अटेंडेंस लगानी है तो अटेंडेंस लगा के आप लोग जा सकते हैं। मैं जरा पानी पी लूंगा।